हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया, सब चंगा, एकदम मजे में चल रहा है। शायद आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे ये दो छोटे से सर्किट डायग्राम क्यों बनाए हैं। तो आज की क्लास शुरू करने के पहले जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ी बातचीत हो जाए। आपको याद होगा कि अगर कैपेसिटर प्लेट्स के साथ बैटरी कनेक्टेड है तो ये जो बैटरी है बड़े काम की चीज है। इसके अक्रॉस मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस भी कितना होगा बेटा, V। करेक्ट है। और अगर अब मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K की इंसर्ट करूं तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो इसकी कैपेसिटेंस होगी है ना, वो K टाइम्स C0 हो जाएगी। C0 इसकी प्रीवियस कैपेसिटेंस थी विदाउट द स्लैब। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करा अपन ने, बैटरी ने इसको चार्ज दे दिया था और अपन ने बैटरी को अब क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, है ना। याद है कि नहीं है? याद है। तो जो मैं बोलते जा रही हूँ अगला स्टेप क्या होगा, कमेंट करके आप बताते जाना, ठीक है। अब क्या हुआ, बैटरी से इसने चार्ज ले लिया था, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी थी। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर अब इसमें हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K, तो कैपेसिटेंस तो C डैश इज इक्वल टू KC0 ही लिखते हैं। लेकिन क्या पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस में सेम रहती है? क्या दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है? चेक करते हैं। यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी को लिखोगे हाफ CV स्क्वायर। तो CV में जो C है बेटा आपका KC0 है, और ये बैटरी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रख रही है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, तो ये V स्क्वायर अपन ने लिख दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखना बेटा, इनिशियली अगर स्लैब नहीं होता, K यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, करेक्ट, नेगेटिव नहीं होती, K पॉजिटिव वैल्यू है। इनिशियली अगर स्लैब नहीं होता तो जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए थी वो होती क्या, हाफ C0 V स्क्वायर। इतने से काम चल जाता। लेकिन स्लैब डाला और बैटरी भी है, स्लैब भी है बैटरी भी है, तो K टाइम्स हो गई ना एनर्जी। ये क्या हो गई, K टाइम्स हो गई। स्लैब और बैटरी दोनों है तो K टाइम्स हो गई। अच्छा, यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। यहाँ बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था, अलविदा बोल दिया था। तो क्या हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी है अगेन हाफ KC0 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे याद है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स क्या हो जाता है बेटा, V बाई K हो जाता है। V बाई K हो जाता है। तो यहाँ पे V स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे V स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ, एक K से एक K कैंसिल, तो इसको अगर मैं लिखूं तो हाफ C0 V स्क्वायर मतलब ये U0 बाई K हो गया। अरे रे 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 रे, एक तरफ जो बैटरी है वो एनर्जी बढ़ा रही है, K टाइम्स U0 हो रहा है, और डिस्कनेक्ट करने के बाद एनर्जी डिक्रीज हो रही है, U0 बाई K हो रहा है। बैटरी क्या थी, बैटरी सोर्स थी। हर किसी को चार्ज्ड अप रहने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सोर्स की जरूरत होती है ना। आपको भी कोई ना कोई सोर्स चाहिए, मुझे भी कोई ना कोई सोर्स चाहिए। हमेशा वो सोर्स कोई आपका आइडियल पर्सन हो ये जरूरी नहीं है ना। आपकी जिंदगी में लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आप खुद कांस्टेंट हो, आपका सेल्फ मोटिवेशन कांस्टेंट होता है। इसीलिए सेल्फ को मोटिवेट करते रहना चाहिए। बैटरी अपने अंदर बना लो खुद को चार्ज रखने की, ठीक है बेटा। तो ये जो मैंने आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कराया ना, इसको रियल लाइफ से, असल जिंदगी से जोड़ के देखो यार। अगर फिजिक्स को असल जिंदगी से जोड़ दोगे ना तो फिजिक्स पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है, और लाइफ जीने में भी मजा आएगा, दोनों में मजा आएगा, ठीक है। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ऐप के बारे में, है ना। थोड़ी सी गुफ्तगू अपन इजीली के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि इजीली है तो इजी है, और इजी क्या है, पढ़ना समझना, है ना। तो बेटा क्योंकि आपके बार बार क्वेरीज आते ही है ना, तो जब भी इस लेक्चर की शुरुआत होती है तो मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है, जो भी पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, ठीक है, उसे पता हो कि क्या करना है। प्ले स्टोर पे जाना है और आपको इजीली ऐप डाउनलोड करना है। जैसे बेसिक चीज़ें आप 10 तरीके के ऐप डाउनलोड करते ही होगे, तो ये आपको पता ही है कि पहले नंबर आता है ना, आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, आप अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर दो और नंबर मांगा जाएगा, उस नंबर पे OTP सेंड होगा। OTP सेंड होने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर एटसेट्रा, है ना। कोई ऐसे खुफिया जानकारी आपसे नहीं ली जाती, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। यहाँ पे ये पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन जो है आपकी ऑन रहनी है। जब आप ये डिटेल्स वगैरह भर रहे हो आपको आपकी लोकेशन को ऑन रखना है। लोकेशन क्या होता है, वो ऊपर स्क्रीन ऐसे ड्रैग करते हो तो लोकेशन का आइकन आता है, ऑन कर देना है ना। OTP
OTP आप जब फिल करते हो, वेरीफाई कर दो इसको, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद अगले स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पे ये कोर्सेज आ गए। अब आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप टॉपर्स बैच के बच्चे हो, है ना। टॉपर्स क्लास 12 साइंस, जहाँ पे CBSE और नीट की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। तो आपको ये वाला जो कोर्स है जिसे बस्ता बना हुआ है ना, ये चूज करना है। इस कोर्स के अंदर 4 कोर्सेज हैं, 2 तो है अपने कॉमर्स के लिए, कौन कौन से, उदय और शिखर 11th और 12th क्लास के लिए, और ये 2 हैं क्लास 12th और 11th के लिए, प्रारंभ 11th के लिए, और टॉपर्स है अपना 12th के लिए, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, आप टॉपर्स के हो लेकिन आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लासमेट्स, मतलब ऐसे जिनसे आप मिलते रहते हो, तो उनको बता सकते हो अबाउट दी अदर कोर्सेज, ठीक है। सो स्प्रेड द गुड इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियोस मिल जाएंगे, है ना, लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे CUET के लिए आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये फिलहाल 3 कोर्सेज हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाओगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद टॉपर सेलेक्ट करके, साइंस बैच सेलेक्ट करके, देखो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट दिस, साइंस सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब देखो बेटा, यहाँ पे आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लोगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट पे जाके यहाँ पे आपको ये जो पेज दिख रहा है, जहाँ पे आपको एक एनुअल फी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो आपको ये जो दिख रहा है ना फी स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री है, ठीक है। ये फ्री कैसे है? जब आप इसको कार्ट में डालते हो तो कार्ट में डालने के बाद आपको ये कूपन कोड फ्री इजीली, एक और चीज, फ्री इजीली में ट्रिपल ई है बेटा, है ना, 2 ई फ्री के और 1 ई इजीली का, और Z लगाना है। ये कूपन कोड आप जब अप्लाई करते हो तो ये जो भी चीजें हैं आपको, ये जितने भी कोर्सेज हैं वो आप सारे ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये कि ये कोर्स क्या YouTube पर अवेलेबल है? हाँ, साइंस इजीली चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे YouTube पर भी ये कोर्स अवेलेबल है। तो सवाल ये उठता है कि जब YouTube पर अवेलेबल है तो फिर ऐप पर क्यों? देखो बेटा, ऐप जो है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। पहली चीज़ तो ये, कैसे? देखो, वहाँ पे आपको जो लेक्चर के PDF नोट्स होते हैं, अभी जो भी मैं पढ़ाऊंगी, मैंने आपको बोला है कि कॉपी खोलो, पेन निकालो, और बचपन में जैसे नोट्स बनाते थे बिल्कुल बाकायदा वैसे नोट्स बनाओ, है ना। बार बार मैं ये बात रिपीट करते रहूंगी जब तक आप ऐसा करना शुरू नहीं कर देते। और मैंने आपको बार बार बोला है, जिसके बेस्ट नोट्स होंगे, सबसे अच्छे नोट्स होंगे, उसको मिलेंगे अमेजिंग प्राइजेस, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको नोट्स खुद भी बनाने हैं, लेकिन ये जो PDF होगी, जो लेक्चर नोट्स होंगे, ये भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। इसके अलावा DPP जो होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की जो शीट है, जिसमें 15-20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं CBSE और नीट के मिला के, वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो फ्री डाउनलोडेबल मटेरियल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप यूट्यूब पे जब वीडियोस देखते हो तो बीच में एड्स आते हैं, तो एड्स डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ऐप पर कोई एड्स नहीं आएंगे, है ना। इंटरफेस बहुत अच्छा है, वहाँ पे अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो वहाँ पे डाउट आस्किंग का सेक्शन है। एक बार फिर से देख लो बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक्सपर्ट सॉल्यूशंस तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इतनी सारी बातों के बाद फिजिक्स की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है वो देख लो बेटा जल्दी से। तो बेटा आज हम करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इन कैपेसिटर। इस पे नीट में और CBSE में दोनों में ही काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर एक से ज्यादा स्लैब्स रखी जाए, एक नहीं एक से ज्यादा स्लैब्स रखी जाए, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी स्टोर्ड एंड कॉमन पोटेंशियल। और जो इसके पिछला लेक्चर था जहाँ पे हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के ऊपर डेरिवेशन करी थी और देखा था कि अगर 2 चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर कॉमन पोटेंशियल, वो कॉमन पोटेंशियल पे आ जाते हैं ना। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि इस पे और भी क्वेश्चंस होंगे, आपको पता ही है कि ये कोर्स सच में बहुत बेहतर है क्योंकि एंड में आप NCERT के एग्जाम्पल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस सब कुछ हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें आपको और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगेन चैप्टर शुरू से लेकर एंड तक सारा देखते रहना, ठीक है। डाउट्स आते हैं, आप जिस लेक्चर को देख रहे हो उसके नीचे आप डाउट पूछ सकते हो। एक और बहुत खास बात, कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई बहुत पुरानी वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और आपने वहां पे डाउट पूछा, ठीक है, तो हो सकता है हमारी टीम उस डाउट को कलेक्ट करके आपको रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम ले सकती है।
लेकिन ऐप पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐप पे कोई डाउट पूछोगे तो इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। आप भी समझते हो यार, अगर मैंने मान लो 40 वीडियो बना दिए और आप पहले वीडियो का डाउट पूछ रहे हो, है ना, तो थोड़ा सा उसको फिर से देखकर उस पर रिप्लाई करने में टाइम लग सकता है। तो ये हमने कर ली छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और अब हम मुद्दे पर आते हैं। फिजिक्स सॉल्व करते हैं ना, फिजिक्स पढ़ने आए थे। तो बेटा ये जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, इस फिगर में बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। चलो इसको थोड़ा और सिंपल करके बना दिया जाए, ठीक है। कैसे? ऐसे। बेसिकली ये कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है। इस कैपेसिटर प्लेट का जो कुल एरिया है, टोटल एरिया यहां से यहां तक, ये A है, ठीक है। ये प्लेट का एरिया A है। इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है D है, ठीक है। तो नॉर्मली इसके अक्रॉस यहाँ पे अपन ने क्या करना था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना था। अब क्या कर दिया अपन ने, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दी है। एक नहीं, दो भर दी है, ठीक है। एक स्लैब ऊपर यहाँ पे है और एक यहाँ पे नीचे है। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K1 है, ये K2 है। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगी, ये जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, इसकी नेट कैपेसिटेंस क्या होगी निकालते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली देखो, ऊपर वाले हिस्से की कैपेसिटेंस कुछ और होगी, इसकी कैपेसिटेंस मैंने C1 मान ली, नीचे वाले हिस्से की कुछ और होगी, C2 मान ली। अब C1 और C2 को देखो तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे बनाया जा सकता है इनको, है ना, कुछ इस तरीके से इनको बनाया जा सकता है। तो ये जो है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का स्लैब K1 का डाला हुआ है, यहाँ पे K2 का डाला हुआ है, C1 कैपेसिटेंस है, C2 कैपेसिटेंस है। एनीवेज जो नेट कैपेसिटेंस होनी चाहिए, अगर मैं C नेट लिखूं इस केस के लिए, तो पैरेलल में कंबाइंड है, मुझे सीधे C1 प्लस C2 लिखना चाहिए, है कि नहीं? करेक्ट, ओके। अब अगर बात करूं C1 की, अकेले C1 की वैल्यू निकालें तो C1 को अपन लिख सकते हैं K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। देखो अब ये एरिया कितना बचा, A/2 बचा, यहां से यहां तक का एरिया A/2 बचा, है ना। तो A/2 और नीचे D लिखते हैं, डिस्टेंस D ही है। सिमिलरली C2 निकालो तो K1 की जगह K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। नॉर्मली अगर कोई कैपेसिटर प्लेट होता जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K होती मान लो, ठीक है, और एरिया A होता, डिस्टेंस D होता, तो आप कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D। ये अपन ने प्रीवियस नॉलेज, ये अपनी है, पहले पढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर एरिया A/2 है तो A/2 लिख दोगे। अब आगे बढ़े तो C नेट को लिखा जाए तो C नेट को लिख सकते हैं C1 की जगह पे, देख लो यार, प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दो। क्या क्या कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A और ये D और ये 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा K1 प्लस K2, ठीक है। मान लो इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती ही नहीं, इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती ही नहीं, ये एक सिंगल पीस होता कुछ इस तरीके से, जिसका एरिया A होता, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D होता, और कोई स्लैब नहीं होती, तो उसकी कैपेसिटेंस को C नॉट लिख सकते हैं, जिसको एप्सिलॉन नॉट A/D सिंपली लिख सकते हैं। करेक्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, C0/2 और ब्रैकेट में K1 प्लस K2। तो ये C नेट हो गया। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आ गया है, क्लियर है, तो मैं आपको ये सवाल दे रही हूँ, ठीक है, और अपन टिक टिक काउंट करेंगे, ठीक है। सवाल ये है कि फिलहाल जैसे हमने देखा कि एक स्लैब के अंदर, एक कैपेसिटर के अंदर 2 स्लैब्स थे, ऐसे मान लेते हैं कि मल्टीपल स्लैब्स है, ये मल्टीपल स्लैब्स है, ठीक है। K1 K2 K3 ऐसे से करते हुए Kn तक मल्टीपल स्लैब्स है। ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, D डिस्टेंस है। यहाँ पे इसके अक्रॉस अपन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एरिया जो है अपना इक्वली डिवाइडेड है, तो अगर ये n स्लैब्स है तो हर एक का एरिया कितना हो जाएगा, A/n। मतलब अगर 2 स्लैब्स थे तो A/2 3 होते तो A/3 4 होते A/4 4 बार। और अगर n स्लैब्स हैं और सब इक्वल एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, इक्वल एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, तो A/n हो गया ईच का। तो अब यहाँ पे आप C नेट कैसे लिखोगे, तो
तो हमारी इंटेलिजेंट बुद्धि क्या करती है, मैंने आपको टाइम दे दिया 5 सेकंड का, भी देख रहे हो वीडियो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दो, 5 सेकंड का टाइम है, ठीक है। बुद्धि इसमें ज्यादा नहीं लगेगी, थोड़ी सी लगेगी। तो टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो बेटा देख लो यार, C0/2 लिखोगे, K1 प्लस K2, अगर n है तो Kn तक चले जाओ, ठीक है। C0/2 ब्रैकेट में K1 प्लस K2 प्लस K3, कहाँ तक, अपन Kn तक चले गए। चलो इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि K1 1 है, ठीक है, ऐसे करते करते चले अपन। K2 कितना है, 4 है, K3 कितना है, 8 है, ऐसे करते करते अपन चलते हैं। तो अब ये जो नेट कैपेसिटेंस है कैसे लिखी जाएगी, देखो बेटा ये GP चल रही है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करके कुछ चल रहा है, ठीक है। अगला भी ले लो 2 की पावर 4, ऐसा कुछ चल रहा है ना। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो मिल रहा है कुछ हद तक, यहाँ से जो टर्म्स मिल रही है कॉमन रेशियो मिल रहा है। तो कॉमन रेशियो अगर मिल रहा है तो जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक लेवल और डिफिकल्ट बनाने के लिए के बीच में कोई रिलेशन दिया हो सकता है, एपी जीपी कुछ भी लग सकता है, कोई रिलेशन दिया हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये जनरल इक्वेशन याद रखनी है, जहां पे सी नॉट क्या है, जहां पे वेयर सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो तो कमेंट करके लिख देना यस मैम नोटेड। होता है ना क्लास में टीचर बोलते हैं कि नोट कर लो बेटा, फिर एक बच्चा होता है सबसे स्मार्ट होता है एक बच्चा, मैम मैंने पहले कर लिया, मेरा हो गया, है ना, ठीक है, ओके। अब आते हैं अपन अगले केस पे। कुछ सिमिलर केस जैसा लग रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखो इसके अक्रॉस यहाँ पे अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करा है, ठीक है। तो अगर इस प्लेट को मैं ऐसे बनाऊं, मान लो कि इसमें स्लैब नहीं होती, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डली नहीं होती, ए एरिया ऑफ द प्लेट हो गया, डी डिस्टेंस हो गया। सो वंस अगेन अपन सी नॉट को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये लिखा जा सकता है। ये क्या है, व्हेन नो स्लैब इज देयर, जब कोई स्लैब नहीं है तब सी नॉट इतना है। अगर आप इसको देखो, इस चीज को देखो, इसको ऐसे बना सकते हो, ये फिगर ऐसे बन सकता है। अब बस इतना हो गया कि यहाँ पे ये K1 और ये K2, ये C1 C2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, क्लियर कट सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड है ना, d/2 ईच, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d/2 ईच, और एरिया ऑफ द प्लेट दोनों के लिए सेम है a ईच। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि C1 C2 की इंडिपेंडेंट वैल्यू बता दो इसमें से, तो C1 को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे क्या आ जाएगा, d/2 को 0.5d लिख दो, ठीक है। सिमिलरली C2 को क्या लिखोगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A, नीचे क्या आ जाएगा 0.5d, करेक्ट है, ओके बेटा। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो सी नेट अगर मैं बोलूँ तो 1/c नेट लिखोगे, क्या हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2। क्या क्या कॉमन आ रहा है देख लो, एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे 0.5d कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2। ऐसे करते करते अगर मैं बोलूं, चलो यहाँ पे पहले इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। ये लो, ये आपका जनरल इक्वेशन बन गया, ये बन गया जनरल इक्वेशन, है ना। इसमें अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो नीचे की, अच्छा ये एक और चीज है, इसको गौर से देखना, क्या लिखा अपन ने 1/C1 और 1/C2, है ना। तो बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया, एप्सिलॉन नॉट ए और 0.5d कॉमन ले लिया। तो ये जो वैल्यू है एक्चुअली ऐसे लिखी जानी चाहिए, इनवर्स में 0.5d ऊपर आ जाएगा, 0.5d ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि अपन क्या करेंगे, इसको 1/ करके कॉमन लेंगे। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/c नेट इज इक्वल्स टू 0.5d एप्सिलॉन नॉट ए 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस सो ऑन 1/Kn फॉर n डाइलेक्ट्रिक्स, ये लिखा जा सकता है ना। पर इसमें एक छोटी सी एरर है, ढूंढ के बताओ इस इक्वेशन में कहाँ पे एरर है।
ढूंढ लिया? ये जो इक्वेशन दिख रही है लास्ट की, इसमें एक छोटी सी एरर है, तो कहाँ पे एरर है बताना है आपको। तो बेटा अगर गौर से देखोगे मैंने 0.5d लिखा है क्योंकि d/2 था। जब दो स्लैब थे और दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो अपन ने d/2 लिखा है। 3 होते और वो इक्वल विड्थ ऑक्यूपाई करते तो d/3 होता, 4 होते d/4 होता, और n है तो d/n होगा। ठीक है, तो ऊपर उस केस में अपन क्या लिखेंगे, d/n लिखेंगे। उस केस में 0.5 नहीं होगा, ऊपर d/n आएगा। ठीक है, और d/n आने का मतलब क्या है, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, तो यहां ध्यान दो बेटा। है ना, ऐसे K1 K2 K3 ऐसे करते हुए Kn तक अगर होता तो अपन ने क्या लिखना था, 1/c नेट अगर अपन लिखते, है ना, तो ये होता d/n और नीचे एप्सिलॉन नॉट a होता और ब्रैकेट में 1/k1 प्लस 1/k2 सो ऑन करते हुए अपन को ये kn तक पहुंचना था। वंस अगेन k के बीच में कोई रिलेशन दी हो सकती है, APGP दी हो सकती है अगर क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाए तो, है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, d/एप्सिलॉन नॉट a को अपन 1/c0 लिख सकते हैं, 1/c0 लिखा जा सकता है, करेक्ट। और ये जो d/n आपको दिख रहा है ना, ये n यहाँ आ जाएगा तो ये n/c0 हो जाएगा और ब्रैकेट में 1/k1 प्लस 1/k2 सो ऑन 1/kn ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये एक स्पेशल केस हो गया बेसिकली। अगर ये समझ में आ गया है तो ये केस आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। लगभग सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है, लेकिन इस बार ये नहीं बोला कि सारी थिकनेस बराबर है। ये d/n नहीं बोला कि d/n ईच, इसकी थिकनेस T1 मानते हैं, इसकी T2। अगर अलग अलग थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस, यहाँ से कहीं भी थिकनेस सेम नहीं, अलग अलग अगर थिकनेस है तो उस केस में कैसे लिखा जाए, नेट कैपेसिटेंस को उस केस में कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो बेटा अपन ने पढ़ा है ना, कि अगर स्लैब इंसर्ट करी जाए कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर तो एक जनरल इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी, याद है, जनरल इक्वेशन पढ़ी थी। जनरल इक्वेशन क्या था अपना, एप्सिलॉन नॉट a और फिर नीचे d-t। ये इक्वेशन शॉर्टकट है, इसको लगाओ, है ना, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल डाला, तो d-t प्लस t/k, याद है, ये इक्वेशन पढ़ी थी। अब इससे हम ये केस सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले तो d क्या है, d ये है, ठीक है। यहाँ पे t क्या है, t टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब है, तो जाहिर सी बात है कि T1 प्लस T2 ऐसे करते करते प्लस Tn, ये आपकी टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब बनती है। इसका मतलब कि d-t कितना हो जाएगा, d-t हो जाएगा 0। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, C डैश इज इक्वल टू जो अब नया कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई t/k बचा यहाँ पे, है ना। t/k किसको रिप्रेजेंट करता है, T1/k1 प्लस T2/k2 सो ऑन Tn/kn। तो इस केस में जो आपकी एक्सप्रेशन बनेगी उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो केसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, ये आपके CBSE और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत इनकी प्रैक्टिस कर लेना, वैसे तो ये आप जनरल या कॉमन सेंस लगाकर इनको सॉल्व कर लोगे। हाँ, जैसे ये अगर याद होता तो डायरेक्ट आता आंसर, तो मैंने आपको बार बार बोला है कि जब अभी आप बैठ के कॉपी पे नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, इसको साथ में एक पतली सी फॉर्मूला शीट बना लो, चैप्टर वाइज जैसे ही कोई फॉर्मूला आता है तो उसको लिखते जाना। नहीं तो क्या होगा, एंड सेशन में, और मैं बता रही हूँ अभी भी लिख लो इसको, एंड सेशन में ढूंढोगे मैम कोई फॉर्मूला चार्ट आप बना के दे सकते हो क्या, तो अपने खुद के नोट्स यार ज्यादा समझ आते हैं, इसीलिए खुद फॉर्मूला नोट्स बनाओ। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ये जो 3 जनरल केसेस अपन ने पढ़ लिए उसके बाद अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड इज इनिशियली कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। चलो सॉल्व करते जाएं इसको, जैसा जैसा पढ़ रहे हैं वैसा वैसा सॉल्व करते जाते हैं। सो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड का, इसको अपन ने 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, चार्ज किया इसको 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, स्टेडी स्टेट इज रीच्ड।
ठीक है, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती थी वो हो चुकी, इसके अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो हो चुकी। अब बोला है बैटरी कनेक्ट करी, अब बैटरी को रिमूव कर दिया, अनदर बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट इज कनेक्टेड विथ पोलैरिटीज विथ लाइक पोलैरिटीज टुगेदर। तो कैपेसिटर की जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था उस प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगा दिया। ये 10 वोल्ट की बैटरी पहले कनेक्ट करके इसको अपन ने चार्ज किया, सी कैपेसिटेंस थी, यहाँ भी सी कैपेसिटेंस होगी क्योंकि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, एप्सिलॉन नॉट A by D, एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कुछ चेंज अपन ने करा नहीं तो कैपेसिटेंस तो सेम ही होनी है। सिर्फ अपन ने 10 वोल्ट की जगह पे बैटरी क्या कर दी, यहाँ पे बेटा 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, देखो अगर अब आगे पढ़ो, इसमें क्या बोला है, लाइक पोलैरिटीज टुगेदर फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, find the amount of heat energy developed after the steady state is reached। अब ये सेकेंड केस में जब steady state reach हो जाएगा, हीट एनर्जी कितनी बननी चाहिए वो पूछा गया है। ठीक है, अभी इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जितना वर्क डन बैटरी करती है CV स्क्वायर, ये वर्क जो है ये बैटरी करती है, जिसका आधा बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर और आधा हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ना। ये अपन ने पढ़ा है। सबसे पहले तो मान लो इस प्रोसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो U1 और इस प्रोसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी है, U2 लिख सकते हैं, है ना। इसमें कितनी U1, इसमें कितनी U2। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अगर मान लो कि ये एनर्जी कम है या ये एनर्जी U1 ज़्यादा थी और U2 कम है, तो जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में गई। चार्जिंग डिस्चार्जिंग में भी तो हीट होता ही है ना जनरेट। और दूसरा अपन को पता है कि जो बैटरी ने काम करा है उसका आधा तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं हीट डेवलप्ड का फॉर्मूला लिख दूं, है ना, तो U1 माइनस U2 तो अपन करेंगे ही करेंगे। U1 बड़ा है U2 बड़ा है वो तो अपन देख लेंगे अभी, है ना। और साथ में वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी। ये वर्क किसके लिए किया गया वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, करेंगे अभी डिस्कस। वर्क डन बाय बैटरी क्यू टू ट्रांसफर डेल्टा क्यू चार्ज। नाउ ये डेल्टा क्यू क्या है, फर्स्ट केस में जब हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई थी तो मान लो कुछ चार्ज आया Q1, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया Q1। सेकेंड केस में जब 20 वोल्ट की बैटरी लगाई तो चार्ज कितना आ गया Q2। तो या तो चार्ज कम हुआ तो बैटरी ने चार्ज को लेने में काम किया है, या तो चार्ज बढ़ गया तो बैटरी ने चार्ज को देने में काम किया है। काम तो किया है, तो जितना एक्स्ट्रा चार्ज लेने या देने में काम किया है, बैटरी ने जितना एक्स्ट्रा चार्ज लेने या देने में काम किया है उतना हम लिखेंगे वर्क डन बाय बैटरी टू ट्रांसफर डेल्टा क्यू चार्ज। बात हुई क्लियर? ठीक है, अच्छा देखो चार्ज निकालने के दो मेथड है। एक आप यहाँ पे लिखोगे भैया वही आपका बर्म्यूडा ट्राइंगल, ठीक है, क्यू सी वी, तो सी इंटू वी कर दो। ठीक है, सी कितना है बोला है 2 माइक्रोफैरेड इंटू वी, तो भैया 20 सीधे सीधे आ गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे सी इंटू वी करो तो सी फिर से आपका 2 माइक्रोफैरेड ही होगा, 2 इंटू 20 40 हो गया, है ना। डिफरेंस कितना है चार्ज का, यहाँ पे आपका 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे 40 माइक्रोकूलम का चार्ज है। एक तो ये तरीका, दूसरा आपको पता ही है कि आपने पढ़ाई है बेटा Q प्रोपोर्शनल टू V, सीधा सीधा V 10 से 20 हो गई, V कितनी हो गई 10 से 20 हो गई। कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे कितना वोल्ट है 10 वोल्ट है, यहाँ पे कितना वोल्ट है 20 वोल्ट है। तो अगर V 10 से 20 हो गई तो चार्ज यहाँ पे जो भी आप निकालोगे उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज कितना है 2 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस है, 2 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो Q1 कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 तो 20 माइक्रोकूलम, ये आपका Q1 आ गया। तो जाहिर सी बात है कि Q2 कितना आना चाहिए, Q2 20 का डबल कर दो 40 माइक्रोकूलम। बाकी आपका फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं अपन को। अच्छा U1 U2 निकालते हैं। U1 हाफ CV स्क्वायर, C 2 है, V स्क्वायर 100 हो गया। ठीक है, और जाहिर सी बात है 2 के आगे माइक्रो लगा है तो जूल्स में जब आएगा तो इसको माइक्रो जूल्स लिखना बेटा, माइक्रो जूल्स। 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया ये
100 माइक्रोजूल्स, ठीक है, ये U1 आ गया। 100 माइक्रोजूल्स नहीं लिखना है तो एक काम करो, 10 की पावर -4 जूल्स भी लिख सकते हो U1 को। अब बात करते हैं अपन केस 2 की, U2। तो हाफ C आपका अभी भी 2 है और V का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोजूल्स में आएगा तो आपको 2 से 2 कैंसिल, क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे U2 कितना आएगा, कितना आएगा 4 × 10 की पावर -4 जूल्स। U1 आ गया, U2 आ गया, ठीक है। और वर्क डन बाय द बैटरी निकाले, डेल्टा W निकाल दें, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज गया है बेटा, देखो भैया कितना चार्ज गया है, कहाँ गया चार्ज 20 और यहाँ पे कितना 40, तो 20 माइक्रोजूल का चार्ज गया है ना। तो वर्क डन क्या होता है, सीधे सीधे आपने पढ़ा है, विक्ट्री इज इक्वल्स टू विनिंग ओवर क्विटिंग, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो Q × V, Q × V, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा 20 का, और चार्ज कितना एक्स्ट्रा भेजा है, चार्ज कितना एक्स्ट्रा भेजा है देख लो बेटा। तो चार्ज अपन ने भेजा है एक्स्ट्रा 20, तो 20 × 20, 20 × 20, ठीक है। तो कितना हो गया 400 माइक्रोजूल्स, फिर से 4 × 10 की पावर -4, 4 × 10 की पावर -4 जूल्स, ठीक है। अब निकालते हैं डेल्टा H, अब निकालते हैं डेल्टा H, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू U1 - U2 10 की पावर -4, फिर -4 × 10 की पावर -4, ठीक है। देन प्लस 4 × 10 की पावर -4, ये डेल्टा W, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा आंसर 10 की पावर -4 जूल्स, 10 की पावर -4 जूल्स, मतलब ऑप्शन अपना A यहाँ पे सही है। इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में और खास तौर पे ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये पहले एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लॉजिक क्या लगाना है, यहाँ पे इस बार 2 अलग अलग बैटरी से सेम कैपेसिटर को चार्ज किया, भैया पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना, एंड Q प्रोपोर्शनल टू V, तो जितना आपने 10 का 20 कर दिया तो Q1 का जो Q2 है वो 2 टाइम्स Q1 हो जाएगा, है ना। नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, और साथ में क्योंकि चार्ज एक्स्ट्रा दिया गया है कैपेसिटर को सेकंड केस में, तो वर्क उतना एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए भी तो लगेगा, और वो वर्क निकालेंगे कैसे, VQ करके, है ना। बाकी आपका फॉर्मूला और आपका सॉल्यूशन है। तो बेटा इसको देख लो, सॉल्व कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो और नोट कर लो, है ना। हो गया, थम्स अप किया क्या, कमेंट बॉक्स में थम्स अप किया आपने, यस नो, कुछ और पूछना है तो इसमें आप दोबारा डाउट भी पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको और अच्छे से डीवीपी तगड़े वाले क्वेश्चन बना के दूं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन क्वेश्चन नंबर 1, if 20 volt battery is connected with unlike polarities together, the amount of heat energy developed will be। अब क्या होगा ये बताओ। तो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, पहला केस जो था वो वैसे ही लिखते हैं अपन। पहले केस में अपन ने एक 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया था, Q1 आया था अपना, ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था, तो Q1 आया था 20 माइक्रो कूलम, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस बोला है, रिवर्स करते हैं। अब कैपेसिटर में ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है ना, इसके साथ अपन एक काम करते हैं कि जो बैटरी अपन कनेक्ट कर रहे हैं उल्टी कर देते हैं, ठीक है, रिवर्स, नेगेटिव टर्मिनल को यहां जोड़ दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको ये पूछा गया है कि इस केस में क्या होगा, बताया जाए, ठीक। तो भैया बताते हैं इस केस में क्या होगा। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होगा, यहां पे जो चार्ज है Q1 20 माइक्रोकूलम, करेक्ट, यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा, जो नेट चार्ज ट्रांसफर है वो कितना हो जाएगा। Q2 तो कोई दिक्कत नहीं है, Q2 तो बेटा उतना ही होगा भैया, पोटेंशियल डबल हुई है, पोटेंशियल डबल हुई है, डबल होने का मतलब कि Q2 कितना हो जाएगा, 20 का 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम होना चाहिए। पर एग्जैक्टली ऐसा सेम क्वेश्चन पिछले लेक्चर पे अपन ने देखा है, पिछले लेक्चर पे ऐसा सेम क्वेश्चन देखा है,
ठीक है, स्टेडी स्टेट कैसे पहुंचेगी, स्टेडी स्टेट पहुंचने का तरीका देखना। सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, पहले स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, जब आप इसको रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट करने वाले हो, ऑलरेडी यहां पर चार्ज था कितना, 20 माइक्रोकूलम का। तो पहले ये जो 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है बेटा, ठीक है, समझना बात को, बैटरी क्या करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, या ये कह लो किसी भी एक तरीके से, है ना, किसी भी एक तरफ से आपको चार्ज अगर पॉजिटिव मान के चलना है, अब नेगेटिव, चलो मैं पॉजिटिव चार्ज मान के चलती हूँ, मैं मान के चल रही हूँ कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, बैटरी पॉजिटिव, तो पहले बैटरी क्या करेगी, इस प्लेट पे कितना है बेटा, इस प्लेट पे -20 माइक्रोकूलम है, कितना है, -20 माइक्रोकूलम। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, बैटरी ने 20 माइक्रोकूलम दिए, ठीक है, बैटरी ने कितने दिए, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, इस प्लेट पे -20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो बैटरी ने 20 माइक्रोकूलम चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से भेजे। सबसे पहले क्या हुआ बेटा, सबसे पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है, कैपेसिटर क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ है, पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, लेकिन बैटरी का काम क्या है, चार्ज वो देगी जब तक ये स्टेडी स्टेट में ना पहुंच जाए, जब तक इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ना स्टोर हो जाए। और ये बैटरी कितने की थी, 20 वोल्ट की, कितना चार्ज दे सकती है इसको, 40। तो अब सेकंड स्टेप में 40 माइक्रोकूलम का चार्ज गया, टोटल कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला, तो टोटल कैपेसिटर को चार्ज मिला Q1 + Q2, मतलब 20 और 40 60 माइक्रोकूलम। कितना मिला बेटा, 60 माइक्रोकूलम। बस इतना सा यहाँ पे डिफरेंस है। बाकी अगर हीट डेवलप्ड की बात करी जाए तो आपका वही फॉर्मूला U1 - U2 + ΔW लगा दो, ठीक है। U1 अपन ने निकाला था 10⁻⁻⁴, और -U2 आया था अपना 4 × 10⁻⁻⁴। यही लिखेंगे क्या, सोच लो एक बार अच्छे से, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कमेंट करके बता दे जाना। 4 × 10⁻⁻⁴। अब बैटरी चार्ज कितना दे रही है, बैटरी तो एक्स्ट्रा जो चार्ज दे रही है वो तो 60 माइक्रोकूलम का है, करेक्ट, 60 का है क्या 60 का चार्ज बैटरी ने एक्स्ट्रा दिया है क्या, देख लो बेटा फिर से देखना, ठीक है। फिर से मैं आपको ये पूछ रही हूं कि इस प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज क्या है, सवाल को समझना। इस प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज आप निकालोगे Q = CV करके, यही तरीका है। तो इस प्लेट के ऊपर जो आप चार्ज निकाल रहे हो Q = CV करके निकाल रहे हो, C कितना है, 2 माइक्रोफैरेड का है 2, और V कितना है 20। तो प्लेट के ऊपर जो दिखता हुआ चार्ज है, जो डेवलप हुआ है, वो 40 है बेटा, वो Q2 है, वो Q2 है, ठीक है। ये Q2 इसके ऊपर डेवलप हुआ, लेकिन कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि बैटरी ने इसको 40 माइक्रोकूलम का चार्ज डेवलप हुआ, करेक्ट है, लेकिन बैटरी ने कितना चार्ज दिया, बैटरी ने इसको स्टेडी स्टेट तक लाने के लिए 60 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं वर्क डन, है ना, तो वर्क डन फिर से वही V × Q, ठीक है। तो V × Q करें अपन, तो V कितना है अपना 20 है, और Q कितना है बेटा, Q 60 है, 60 है ना, और 60 क्या बेटा, ये है अपना माइक्रो, 60 क्या है बेटा, माइक्रो। तो 10⁻⁻6 लिख दिया जाए, यहाँ पे 10⁻⁻6 लिख दिया जाए, ठीक है। सो बेसिकली देखना क्या हो जाएगा, मैं इसको अभी सॉल्व कर रही हूँ, ये 2 0 और ये तो -4 बन जाएगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं क्या, 12 × 10⁻⁻4 जूल, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो 12 में से 4 गए, बचे 8, और 8 में एक और जोड़ दो, तो 9 × 10⁻⁻4, ठीक है, जूल। ये हुआ, इतना हीट डेवलप हो रहा है। पहले कितना हीट डेवलप हुआ था जब लाइक पोलैरिटीज कनेक्टेड थी, 10⁻⁻4 जूल, काफी कम। और जब अनलाइक पोलैरिटी डेवलप हुई तो बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाती है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है।
तो बेटा कमेंट में अगर आपका आंसर पहले आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात, बाद में है तो कोई बात नहीं। आगे के क्वेश्चन देखो। A parallel plate condenser with a dielectric constant K between the plates has capacity C and is charged to a potential V volt. The dielectric slab is slowly removed from between the plates and then reinserted. क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना और सही तरीके से पढ़ के फिर सही तरीके से समझ लिया ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। दिक्कत क्या होती है कि हम सही तरीके से पढ़ते नहीं है, हमारे पढ़ने में चूक हो जाती है और फिर समझदारी में चूक हो जाती है। तो गौर से देखो, बोला है पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है, और इसको अपन ने क्या करा, प्लेट्स के बीच में डाल दिया, ठीक है। पहला स्टेप बोला है कि इसकी कैपेसिटी को सी लिखो, ठीक है, चलो सी लिख दिया कैपेसिटी को। जब प्लेट्स के अंदर स्लैब डली हुई है तो कैपेसिटी को अपन ने सी लिख दिया, और इसके बीच ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लोली रिमूव्ड। अच्छा, तो सेकंड केस में जो स्लैब है इज रिमूव्ड, स्लोली रिमूव्ड, ठीक है। स्लोली इसलिए लिखा जाता है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, धीरे डाला धीरे निकाला, ठीक है। सो स्लैब इज स्लोली रिमूव्ड। चलो अब इसकी कैपेसिटेंस को अपन C डैश लिख देते हैं, ठीक है। अब ये छोटी सी जो लाइन है ये अक्सर मिस कर दिया जाता है। एंड देन रीइंसर्टेड, तीसरा स्टेप भी है। थर्ड स्टेप में, ठीक है, स्लैब इज रीइंसर्टेड। ये भी क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, देखो घुमाने वाली बात है बेटा। कैपेसिटेंस C थी जब स्लैब था, कैपेसिटेंस C डैश है जब स्लैब नहीं है। स्लैब फिर से आ गया तो कैपेसिटेंस फिर से क्या हो जाएगी, C। क्यों C हो जाएगी कैपेसिटेंस फिर से? स्लैब को डालेंगे तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? मैंने आपको बताया था, चाहे बैटरी हो या ना हो, है ना, चाहे ये कैपेसिटर प्लेट्स हो गए, इसके साथ बैटरी को कनेक्टेड रखोगे कि नहीं रखोगे, जो भी है ना, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स C हो जाती है। ये स्लैब की प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस पे डिपेंड करती है। अगर नहीं है तो इस केस में अपन ने C डैश माना है। स्लैब है कि नहीं है उस पर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, है ना। अब आगे क्या बोला है, द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन दिस प्रोसेस। तो जो सिस्टम है वो कितना वर्क कर रहा है इस प्रोसेस में समझाइए, बताइए, ठीक है। इनिशियली पहला स्टेप अगर मैं बोलूँ U1 निकाल दो बेटा, बड़ा सिंपल है, हाफ कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल डिफरेंस V, तो हाफ CV स्क्वायर। दिमाग नहीं लगाना, U1 आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा U2 निकाल दो, तो U2 हाफ कैपेसिटेंस C डैश, स्लैब है क्या, स्लैब नहीं है, नो स्लैब, ठीक है, स्लैब इज रिमूव्ड, सो अपन ने लिख दिया यहाँ पे V स्क्वायर, ठीक है। तीसरा, स्लैब इज रीइंसर्टेड, U3, ठीक है, तो U3 तो अपन लिख देंगे फिर से हाफ CV स्क्वायर, करेक्ट। अब बोला अगेन नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, तो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर मैं इनिशियल एनर्जी देखूं, यहाँ पे जो इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है U1 और जो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है U3, ये तो सेम है। U1 इज इक्वल्स टू U3, U1 इज इक्वल्स टू U3, डेल्टा U कितना है, 0। तो देयर इज नो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, विच मीन्स कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, 0। देयर इज नो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, अ फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C। अपने पास एक फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर है स्टेडी स्टेट में, ठीक है, इसकी मैक्सिमम जो भी एनर्जी है इसके पास है। इट इज डिस्चार्ज्ड थ्रू अ स्मॉल कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस वायर। इसके साथ अपन ने एक रेजिस्टेंस वायर की छोटी सी कॉइल कनेक्ट कर दी, ठीक है, एम्बेडेड इन अ थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक। ये रेजिस्टेंस कॉइल एक थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक, मतलब बाहर से कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। जो भी कॉइल हीट अप हो रही है वो सिर्फ इस ब्लॉक को अपनी हीट दे सकती है और ब्लॉक अपनी हीट किसी को नहीं दे सकता, ठीक है, ओके। सो थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S, इस ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, एंड मास इस ब्लॉक का m है, ठीक है।
इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज रेज्ड बाय डेल्टा टी अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था ये बताया जाए, ये सवाल है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसको चार्ज करने में जो वर्क किया गया होगा, चार्ज करने में जो वर्क किया जाता है वो CV² होता है, करेक्ट, CV² होता है, QV लिख दो उसको, है ना। लेकिन उसमें से जो एनर्जी बनती है, एनर्जी जो इसमें बनती है वो कितनी बनती है, हाफ CV²। इसका आधा जो है इसकी एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। अब जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है वही एनर्जी इसको मिल सकती है, किसको, रेजिस्टेंस कॉइल को। तो हम लिख सकते हैं कि जो हाफ CV² है यही बन सकती है हीट एनर्जी ऑफ द रेजिस्टेंस कॉइल विच कैन बी ट्रांसफर टू द ब्लॉक, क्योंकि वो पूरी तरीके से इंसुलेटेड है, तो यहाँ जो भी हीट बन रही है वो यहीं तक रहेगी, बाहर कहीं जा नहीं रही। और हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी यहाँ बनेगी, अगर आपको क्लास 11th की थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर आप नहीं भूले हो, है ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में जो हीट गिवन टू अ सब्सटेंस होता है उसको अपन लिखते थे mc∆T। m इज द गिवन मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, c जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ∆T द टेम्परेचर विच इज रेज्ड इन द बॉडी। ठीक है, तो ये यहाँ पे c की जगह s बोला है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को c नहीं s लिख दो, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं हाफ c, यहाँ पे कैपेसिटेंस है तो वैसे भी अच्छा है, अपन m/s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ∆T फॉर्मूला है बेटा। ये एनर्जी स्टोर थी कैपेसिटर में, यही बन सकती है हीट एनर्जी ऑफ द कॉइल, जो कि मिल सकती है ब्लॉक को, और ब्लॉक में जो हीट एनर्जी स्टोर होगी उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो फिजिक्स के दो कॉन्सेप्ट, ठीक है, बड़े आसानी से आप उसको थर्मल एनर्जी कॉन्सेप्ट को आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड आउट करो। बस अब क्या है, V² को क्या लिखोगे, 2ms∆T, ठीक है, डिवाइडेड बाय C, और V क्या हो जाएगा फिर, √2ms∆T बाय C। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपना सही है बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, S फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये S नीचे नहीं आएगा, यहाँ ms∆T। ठीक है, तो कई बार बच्चे ना गलती से क्या करते हैं, C, कई बार आपने, क्योंकि C जो है आपने सिंबल पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल, यहाँ पे कैपेसिटर के लिए C है, तो ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, √2ms∆T बाय C, जो कैपेसिटेंस है वो देखो नीचे आ रही। ठीक है बेटा, तो हमने फटाफट अभी ये जो क्वेश्चंस करे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मेजरली ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ताकि आपका दिमाग खुले कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो लेक्चर्स में उसको क्वेश्चंस में आ जाए तो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो फिर भी आपको आ जाएगा, फॉर्मूला याद है, आपने वैल्यू पुट करी, सॉल्व कर दिया, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझना और फिर अप्लाई करना, वो दिक्कत हो जाती है ना, इसीलिए आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। Two identical parallel plate capacitors A and B are connected to a battery of V volts with the switch S closed। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर क्लियर दिख रहा है, A और B दो कैपेसिटर्स हैं। अब लाइन पढ़ना, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या मतलब बेटा, अगर इसकी कैपेसिटेंस C है तो इसकी कितनी है, C है, आइडेंटिकल है, कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ स्विच S इज क्लोज्ड। तो पहला स्टेप क्या है, अपन ने इसको क्लोज कर दिया, पहला स्टेप स्विच क्लोज्ड है अपनी। ठीक है, switch closed है, the switch is now opened and free space between the plates of the capacitor is filled with dielectric। सेकेंड स्टेप में अपन ने क्या करा, सेकेंड स्टेप में अपन ने स्विच को ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद सेकेंड स्टेप में अपन ने दोनों कैपेसिटर्स में K डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये सेकेंड स्टेप वाला पार्ट है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया। Find the ratio of the total electrostatic energy stored in both capacitors before and after। तो ये जो दो केसेस हैं, ठीक है, दो केसेस को सॉल्व करें, पोटेंशियल एनर्जी निकालें और फिर उसका रेशियो निकालें। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखो क्लियर दिख रहा है भैया, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो फर्स्ट केस में मैं जो भी U1 है दोनों की एनर्जी का सम करो बेटा, उस वक्त स्लैब नहीं थी है ना, तो U1 क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, CV² प्लस हाफ CV², बेसिकली CV²। इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी है ना, दोनों की एनर्जी भैया V पैरेलल में कनेक्टेड है तो V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच होगा, करेक्ट है, ओके। अब बात करते हैं केस 2 की।
केस 2 को आप जरा गौर से देखिएगा, मैं दोबारा बना रही हूं, ठीक है। केस 2, क्योंकि हमने इस स्विच को ओपन कर दिया, ठीक है, स्विच को क्या कर दिया अपन ने, ओपन कर दिया, है ना। तो ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस तो अभी V पोटेंशियल डिफरेंस है और K स्ट्रेंथ की डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अपन ने इसके अंदर डाला है ना। पर ये तो डिस्कनेक्टेड हो गया बैटरी से, है ना, ये तो डिस्कनेक्टेड हो गया बैटरी से। अब बताओ बेटा कि अगर अब मैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड की बात करूं, है ना, टोटल एनर्जी स्टोर्ड की अगर बात करी जाए सिस्टम में, कैसे लिखा जाएगा? फिर से है तो वही कॉन्सेप्ट, दोनों की एनर्जी को ऐड करोगे तो वो होगी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपने U2 लिखा, ठीक है, इसकी एनर्जी को कैसे लिखा जाएगा बेटा? तो अपन ने अभी पढ़ा था, है ना, ये हो जाएगा हाफ K टाइम्स C हो जाएगा, ठीक है। स्लैब कौन सा है? ये A है, ये कैपेसिटर A है, ये कैपेसिटर B है। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, UA प्लस UB लिख देती हूँ, है ना। अब देखो UA को कैसे लिखा जाएगा? UA को कैसे लिखा जाएगा? हाफ, ठीक है, K टाइम्स C हो जाएगा और V स्क्वायर, ये UA हो गया। बात करी जाए अगर UB की, चलो यहाँ नीचे लिख दिया जाए, हाफ K टाइम्स C V स्क्वायर, ये UA हो गया, ठीक है। अब अगर UB की बात करी जाए, UB, अभी थोड़ी देर पहले और इनफैक्ट क्लास की एकदम शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये तो बैटरी तो डिस्कनेक्टेड हो गई। अब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई तो आप क्या लिखोगे? हाफ, क्या K टाइम्स C लिखा जाएगा? हाँ बिल्कुल, K टाइम्स C तो लिखा जाएगा, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस थी वो V बाई K हो जाएगा। तो V बाई K यानी कि V स्क्वायर बाई K स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना है? U1 और U2 का रेशियो निकालना है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, इक्वेशन बना ले थोड़ी ढंग की। क्या क्या कॉमन आ रहा है देख लो बेटा। KC बाई 2 V स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। KC V स्क्वायर ऊपर और नीचे 2 कॉमन आ रहा है। KC V स्क्वायर 2, KC V स्क्वायर 2 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा? यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, 1 बच रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा? 1 अपॉन K स्क्वायर बच रहा है, करेक्ट। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, कैसे लिखा जा सकता है? 0.5 टाइम्स KCV स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो K स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया 0.5 KCV स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा K स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और नीचे बन रहा है आपका K स्क्वायर, करेक्ट। तो ऊपर एक K से नीचे एक K कैंसिल हो गया, तो नीचे ये एक K बचा, करेक्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, U1 अपॉन U2 करना है, बस इतना सा करना है। U1 अपॉन U2 कितना है? U1 आपका CV स्क्वायर, U2 कितना है बेटा? 0.5 CV स्क्वायर, ब्रैकेट में K स्क्वायर प्लस 1 और नीचे K, ये यही है, चेक कर लो। 0.5 CV स्क्वायर नीचे K, है ना। अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कट्टम पिट्टम, CV स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे कैसे लिख दोगे इसको? इज इक्वल्स टू K गया ऊपर, नीचे बचेगा आपका K स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। और ये जो 0.5 है इसको आप लिख सकते हो ऊपर ले जाके 2, तो ये U1 बाई U2 का रेशियो आ गया। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बेटा, जो आपने रियल लाइफ कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्या गिवन है सोचो, क्या सूटेबल फॉर्मूला है सोचो, फिर सॉल्व करो। और उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि चूक थोड़ी बहुत हो सकती है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। यार शेर भी जब जंगल में जाता है ना, शेर का बच्चा होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही शिकार किया और सक्सेसफुल हो जाएगा। वो बचपन से सीख रहा होता है, अपने पैतरे सीख रहा होता है ना, खेल रहा होता है और खेल खेल में सीख रहा होता है। ऐसे ही फिजिक्स को अपना गेम बना लो बेटा, मैथ्स को अपना गेम बना लो, है ना। हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी, खास तौर पे यार ये बड़ा क्रूशियल टाइम है।
अब तो एडमिशन भी आपको ऐसे नॉर्मल नहीं मिलेगा, कम से कम अगर आप यूनिवर्सिटी में एक नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करना चाहते हो, बीएससी ऑनर्स भी करना चाहते हो, तो सीयूईटी तो आपको देना ही है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सबके लिए एक लेवल का एग्जाम आप सबको देना ही देना है, करेक्ट है ना। तो ये बहुत क्रूशियल ईयर है, इसमें आपको हर एक चीज ढंग से, मतलब टाइम है आपके पास, एक अच्छा खासा स्ट्रेच में टाइम है ना, आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो मेरे को क्या करना है, उसके लिए कितना टाइम डेडिकेट करना है, कितनी प्रैक्टिस डेडिकेट करनी है ना। और एक बार अच्छे से आपने अपना गोल सेट कर लिया तो आप पाथ सेट कर सकते हो, ठीक है। सो इस नोट के साथ बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे इन फिजिक्स लेक्चर। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, और आज जितनी मैंने छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बताई हैं उसको गौर से दिल में बसा लेना, है ना। फिर मिलते हैं, बाय।